कैसे आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमईएस क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है न्यूटन के गति के नियम तथा गति के समीकरण, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो देखिए, हाँ, तो पहला नियम है, देखिए, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन के गति का पहला नियम यही है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका मतलब, इससे निष्कर्ष निकलता है इससे कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, और उदाहरण इसका क्या है, इसका उदाहरण है कि जैसे यात्री अगर किसी गाड़ी में बैठे हों, बस में बैठे हों यात्री, तो वो अचानक जब चल देती है तो वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं, या गाड़ी में एकाएक जब ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जब गाड़ी चलती है तो जो उसमें यात्री है उसका जो सीट से संपर्क उसका है, शरीर का जो पार्ट, वो तो गतिशील हो जाता है, लेकिन शेष भाग क्या होता है, वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। और देखिए, पेड़ की टहनियों को जोर से हिलाने से उसके फल नीचे गिर जाते हैं। ये भी जो है पहले नियम को ही जो है कन्फर्म करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब टहनियों को जोर से हिलाया जाता है तो टहनियाँ तो गतिशील हो जाती हैं, लेकिन फल उसका जो है वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहता और टूट जाता है। तो ये न्यूटन के गति का पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और देखिए, दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं, संवेग का नियम, संवेग का नियम, अर्थात लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। और ये क्या है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, किसी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इससे जो है इस सूत्र की उत्पत्ति होती है, F बराबर m इंटू ए।
अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हो गया ये, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं, और इससे इस सूत्र की उत्पत्ति होती है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और इसका उदाहरण है, देखिए क्रिकेट का खिलाड़ी जब गेंद को कैच करते समय क्या करता है, तेज गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए वो अपना हाथ गेंद की दिशा में ही पीछे ले जाता है। तो ये इसका जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का ये उदाहरण है। नहीं तो वो जो है उससे क्या होगा, पीछे ले जाने से वेग उसका कम हो जाएगा, आघात भी कम होगा। तो ये हो गया न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि हम किसी को मारें या किसी पर बल लगाएं तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया बल लगता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है, इसका क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण क्या है, गति के तीसरे नियम का उदाहरण है कि जैसे बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो गोली आगे जाती है लेकिन बंदूक पर पीछे की तरफ धक्का लगता है। और उसके बाद देखिए रॉकेट में क्या होता है, गर्म गैस भरी होती है और बहुत वेग से वो गैस जब पीछे निकलता है तो वो रॉकेट को क्या करता है, आगे की ओर प्रणोदित करता, धकेलता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का जो है ये उदाहरण है। तो ये न्यूटन के तीनों नियम हो गए, पहले को जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और उदाहरण भी अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि न्यूटन के गति के समीकरण क्या है। देखिए न्यूटन के गति के नियम और समीकरण में अंतर है। नियम ये है जो अभी हमने बताया, और अब समीकरण देखिए, गति के 3 समीकरण भी है न्यूटन के। तो देखिए, तो न्यूटन के गति के समीकरण, न्यूटन के गति के 3 समीकरण हैं। 3 समीकरण, न्यूटन के गति के 3 समीकरण। देखिए पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, b बराबर u प्लस AT, ये पहला समीकरण है। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला समीकरण है b बराबर u प्लस AT। देखिए यहाँ v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये न्यूटन का जो समीकरण है या न्यूटन का जो नियम है, ये समान त्वरित, एक समान त्वरण से जो वस्तु गतिशील हो उसके लिए यह है, उस पर यह लागू होता है। समान त्वरण, एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु पर लागू होता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, और ये इक्वेशन कहाँ से मिला, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, v बराबर u प्लस AT। इसमें देखिए क्या है, v है वस्तु का अंतिम वेग, किसी गतिशील वस्तु का अंतिम वेग v है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a है त्वरण और t है टाइम।
मतलब ये किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग अगर u है तो त्वरण a के कारण t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो ये किस सूत्र से निकला है? त्वरण के सूत्र से। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल। अब देखिए तो त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले वेग u था, बाद में वेग t समय बाद वेग क्या हो गया? v हो गया। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे v माइनस यू बटे टी। अब तिरछा गुणा करेंगे तो b माइनस यू बराबर ए टी, उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, b बराबर u प्लस ए टी। तो इस त्वरण के फार्मूला से प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति हुआ है। देखिए अब देखिए सेकेंड इक्वेशन समीकरण देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये दूसरा समीकरण है। यस यू टी ए, चार चीजें इसमें है। यस यू टी ए, तो यस क्या है? ये विस्थापन है और u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग, और t क्या है? समय, और a है त्वरण। ये देखिए इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसको जो है देखिए इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुआ? तो विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय। विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय। तो विस्थापन हो गया यस, और औसत वेग कितना होगा? u प्लस v। अगर वस्तु का अंतिम वेग u है तो अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे ये समय, तो समय नहीं बटे गुणे में समय, u प्लस v बटे 2, और ये हो गया टाइम को t से। अब देखिए b के स्थान पर क्या लिखेंगे? s बराबर u ऐसे रहेगा, और v के स्थान पर क्या लिखेंगे? b बराबर u प्लस ए टी, पहले समीकरण से b बराबर u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। देखिए अब ये u 2u और t का अंदर गुणा हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। अब जब अलग करेंगे दो दो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए दूसरा समीकरण ऐसे निकलेगा इस प्रकार से, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय से, तो यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए तीसरा समीकरण है। देखिए तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण है। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे होगा? ये v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए v स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर टी स्क्वायर यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2u ए टी इतना होगा। अब हमें ये चीज़ लाना है तो वी स्क्वायर यह है, इधर यू स्क्वायर रहने देंगे और फिर 2 ये लाना है। तो इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2/2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे और फिर 2a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 at स्क्वायर बचेगा, 1/2 at स्क्वायर और यहाँ ut और ut प्लस हाफ at स्क्वायर के स्थान पर हम गति के दूसरे समीकरण से यस लिख सकते हैं। इस पूरे के स्थान पर यस तो हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। ये गति का तीसरा समीकरण है। तो गति के 3 समीकरण हो गए। पहला समीकरण था b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण हो गया b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। अब देखिए अब यहाँ जो है कई कंडीशन हो सकता है इन तीनों समीकरणों के लिए। पहला, जब एक समान त्वरण से वो सरल रेखा में गति कर रही हो वस्तु, और फिर दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब वो गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही हो। तो जब सरल रेखा में गति कर रही हो तब देखिए क्या होगा, जब सरल रेखा में गति कर रही हो वस्तु जो है सरल रेखा में गतिशील हो, और दूसरा कंडीशन होगा वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही हो, वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही हो। देखिए, और ये जब वस्तु सरल रेखा में गतिशील हो, जब वस्तु सरल रेखा में गतिशील हो। देखिए, जब वस्तु सरल रेखा में गतिशील हो तो वहां भी 2 कंडीशन होता है। जब त्वरण हो, नंबर 1 त्वरण के लिए, एक्सीलरेशन के लिए त्वरण को किससे लिखते हैं, a से। तो समीकरण क्या होगा, पहला समीकरण होगा b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, तब ये समीकरण का रूप होगा जब त्वरण नहीं मंदन हो। देखिए, त्वरण क्या होता है, वेग में वृद्धि होता है तब वो त्वरण होता है, और जब वेग निरंतर घटता है तो उसको क्या कहते हैं, तब मंदन होता है। जब मंदन हो तो यहाँ a के स्थान पर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो फिर ये तीनों समीकरण क्या हो जाएंगे, b बराबर u माइनस ए टी, और ये दूसरा हो जाएगा s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हो जाएगा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। देखिए, इन दोनों स्थितियों में इनके ये रूप हो जाएंगे। और जब वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही होती है, अर्थात वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है या नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, तब देखिए तब क्या होगा। देखिए, वहाँ वस्तु एक गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती है, उस पर एक समान रूप से गुरुत्वीय त्वरण g लगता है, जिसको g से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g का मान जानते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। वैसे होता कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ 2 स्थिति है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो, यहाँ जब वस्तु ऊपर से नीचे
गति कर रही हो। देखिए पहले नंबर तो चेंजिंग क्या करेंगे, यहाँ ए है लेकिन जब वृत्त के अंतर्गत गत करेगी तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, जी, और ये जो विस्थापन है इसके जगह पर हो जाएगा एच, एच के स्थान पर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, जी, और एस के स्थान पर हो जाएगा एच। और जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है तब त्वरण का मान क्या होता है, वस्तु का वेग बढ़ता है, अर्थात तब क्या होता है, जी प्लस होता है। तो समीकरण क्या हो जाता है, देखिए तब पहला समीकरण का रूप क्या होगा, b बराबर यू प्लस जी टी, b बराबर यू प्लस जी टी। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो तब नीचे गिरते समय उसका वेग क्या होता, बढ़ता है। प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य होता है जब गिरना शुरू करता है, लेकिन अंतिम वेग जो है बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ ए के स्थान पर हमने जी कर दिया, और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए यस के स्थान पर अब हाइट हो गया, और तीसरा होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु नीचे से नीचे जा रही हो, गति कर रही हो, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तब देखिए उसका वेग धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि त्वरण का मान घटता जाता है। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ g के स्थान पर माइनस जी हो जाएगा, तो b बराबर u माइनस जी टी, और दूसरा समीकरण का रूप हो जाएगा h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज और है, इसका और संक्षिप्त रूप हो जाता है, वो दिया नहीं रहता है प्रश्न में, फिर भी उसको लिखा जाता है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है, जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से छोड़ा जाता है, तब वहाँ प्रारंभिक वेग क्या होता है, u बराबर 0 होता है। यहाँ u बराबर क्या होता है, 0। इन समीकरणों में u का मान दिया नहीं रहेगा, प्रारंभिक वेग नहीं दिया रहेगा, फिर भी वहाँ u क्या लिया जाएगा, अगर ये पता है कि ऊपर से नीचे गिर रही है तो u 0 लिया जाएगा। और देखिए जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तब क्या होता है, उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। जहाँ वेग शून्य हो जाता है वहीं से वस्तु फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही होती है तो वहाँ b बराबर 0 हो जाता है। तो इन समीकरणों में हम u बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ b बराबर 0 लिखने के बाद भी जो बचेगा वो संक्षिप्त रूप और समीकरण का हो जाएगा। तो अब ये तो समझ गए होंगे सब लोग। आज का टॉपिक यही था कि न्यूटन के गति के नियम तथा गति के समीकरण। देखिए भौतिकी का महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यांत्रिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए और गति के 3 समीकरण भी दिए। वहाँ कंफ्यूज में नहीं रहना है, गति के नियम अलग हैं और गति के समीकरण अलग हैं। तो गति के 3 नियम जो दिया था उसमें पहला नियम था, और उसे जड़त्व का नियम भी कहते थे। गति का पहला नियम क्या है, गति का पहला नियम है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि किसी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, या इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं
दूसरे रूप में कह सकते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। और दूसरा नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया रूल भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया रूल भी कहते हैं, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो तीनों नियमों का उदाहरण हमने दे दिया और उसकी परिभाषा भी हमने बता दिया। अब हमने गति के 3 समीकरण भी बताया, उसको सिद्ध भी कराया। गति का पहला समीकरण क्या है? b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमने यहाँ 2 कंडीशन भी बता दिया कि सरल रेखा में यदि गति करता है तो उसके लिए समीकरण अलग होगा, और वृत्त के अंतर्गत गति करता है तो उसमें अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ जब सरल रेखा में गति करता है तो यहाँ a है और ये विस्थापन s लिया गया है, और जब वृत्त के अंतर्गत गति करेगा तो वहाँ वृत्तीय त्वरण होगा, तो वहाँ a के स्थान पर g हो जाएगा और विस्थापन के स्थान पर हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो अब यहाँ भी 2 कंडीशन हो गया था कि जब वस्तु जो है त्वरण के अंतर्गत गति करे, मतलब उसका वेग बढ़ता रहे, और एक दूसरा हो गया मंदन। जब त्वरण है तो ये, और जब मंदन है तो माइनस ए रख सकते हैं, तो इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी 2 कंडीशन है, जब वस्तु ऊपर से नीचे गति कर रही हो या जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो। तो जब वस्तु नीचे जाती है तो देखिए उसका वेग बढ़ता है, तो बढ़ता है वेग तो प्लस होगा फार्मूले में, और जब ऊपर फेंकी जाती है वस्तु तो उसका वेग क्या होता है? घटता है, अर्थात तब यहाँ g के स्थान पर -g लिख देते हैं, तो ये प्राप्त होता है। और ये भी हमने बता दिया u बराबर 0 होता है जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, गिराई जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। और जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तब उसका क्या होता है? अंतिम वेग 0 होता है। और इसमें जो भी समीकरण में जो भी अक्षर हैं उनका हमने संकेत बताया। u मीन्स होता है प्रारंभिक वेग, और v मीन्स होता है अंतिम वेग, और a क्या है? यहाँ त्वरण है, एक्सीलरेशन है, और t टाइम है, और s जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो और इसमें जो है g हो गया तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और h क्या है? हाइट है। बस अब नेक्स्ट वीडियोज में आप सबको बताएंगे, और अब अगली बार